आज हम देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर एक बार फिर से लगातार जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर करेंगे। दरअसल बात यह है कि कहर जो है कोरोना का वो थम नहीं रहा है, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में अब हम 1.5 लाख के आसपास पहुंचने के बिल्कुल करीब हैं। हाल ही में हमने संक्रमण के मामले में चीन को पीछे छोड़ा था और अब हम दुनिया के टॉप 10 देशों में संक्रमण के मामले में आ गए और अगर सिर्फ एक्टिव केसेस की बात करें तो हम टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। ये चिंताएं बढ़ाता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। लेकिन ये चिंता जो लगातार भारत में बढ़ रही है, उस चिंता का आखिर समाधान क्या है? और देश में अगर सबसे ज़्यादा योगदान संक्रमण को बढ़ाने का अगर किसी ने दिया है तो वो महाराष्ट्र, जहां पर अकेले महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा मामले पहुंच चुके हैं। उसमें भी मुंबई में स्थिति खतरनाक नज़र आ रही है और देश में कहा जा रहा है कि 5 शहरों में कुल 60% मामले हैं। तो इन शहरों में मामलों को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? मामले थम क्यों नहीं रहे हैं? और लगातार ये जो सामने आ रहे हैं मामले, इनको रोकने का उपाय एक्चुअल में है क्या? इस पर हम करेंगे चर्चा। कहाँ चूक हुई है, आगे की रणनीति क्या है, इस पर आगे करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा और आज की चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि सीएमडी है मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं के सुजाता राव, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं भारत सरकार की। सुजाता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थिव सांघवी साहब, जो कि पूर्व सचिव हैं महाराष्ट्र IMA चैप्टर के, महाराष्ट्र चैप्टर के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पार्थिव आपका भी। डॉक्टर पार्थिव, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अब हमारे सामने देखिए आंकड़े तो बहुत सारे हैं, अब दुनिया से कंपेयर करें और अलग अलग आंकड़ों के कारण, आंकड़ों के जरिए अगर हम कोरोना महामारी की भयावहता बताने लग जाएंगे तो बहुत सारे आंकड़े अब हैं, बहुत सारे कंपैरिजन हमारे सामने। मेरा सिंपल सवाल ये है सर कि ये मामले जो बढ़ रहे हैं, क्या ये अपेक्षित थे भारत में पहले से? इस बात को जिसको हम कह रहे थे कि वर्स्ट केस सिनारियो लेकर अगर हम चल रहे हैं, तो ये अपेक्षित थे मामले, या आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो गई है? नहीं, ये जरूर अपेक्षित ही थे। कोई गड़बड़ नहीं है इसमें और इसकी वजह भी बहुत ही क्लियर है कि आज आप देखेंगे तो इंडिया का हर एक जो राज्य है, आप यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का हर एक जो राज्य है उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यूरोपियन एक एक देश के कंपैरिजन में आती है। यानी कि आप फ्रांस लीजिए तो फ्रांस की जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो शायद अब एक महाराष्ट्र जैसे एक स्टेट में हो जाएगी। तो वैसे देखने को जाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। तो सिर्फ एक कंट्री के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं हम, तो मेरे हिसाब से ये वाजिबी नहीं है। हमें पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करना है और तभी हमारे आंकड़े हम दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी आपने आपने बोला महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है, तो महाराष्ट्र में आज मुंबई जो सबसे ज्यादा केसेस में आ रहा है, तो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी ही ज्यादा है। आज मुंबई का जितना पॉपुलेशन है, कई राज्यों का उतना पॉपुलेशन नहीं है। तो वो हिसाब से जितनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहेगी, उतना ही संक्रमण ज्यादा होगा और एक से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड करने में इतनी आसानी हो जाती है और उसकी वजह से आज महाराष्ट्र और खास करके मुंबई के केसेस बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, सुजाता मैम, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है अब तक की जो हमारी तैयारियां रही हैं? हमने लॉकडाउन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, हालांकि आज से तो फ्लाइट्स वगैरह भी ओपन हो गई हैं। मैं बाद में जाऊंगा इस पर कि ये डिसीजन सही है या नहीं है, लेकिन फिलहाल आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? हम 2 महीने जो हमारे हो गए हैं, लगभग 60 दिन से ज़्यादा हमें लॉकडाउन के हो गए हैं, क्या हम सही ट्रैक पर गए और ये जो आंकड़े हैं ये आने स्वाभाविक ही हैं, या फिर हम कहीं डीरेल हुए हैं, कहीं गड़बड़, कहीं चूक हुई है? मैम, मेरे विचार में अब तो क्या हुआ, क्या करना था, क्या हो सकता था, उसमें करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अभी घर में आग बुझी है, तो आग बुझाना इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेरे विचार में है कि ऑफ कोर्स लॉकडाउन से तो कुछ फ़ायदा हुआ है, ग्रोथ रेट अभी 5.3 है, पर महाराष्ट्र में, दिल्ली में और
गुजरात में तो 11.2% तक चल रहा है ग्रोथ रेट, विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग। और तो इसके लिए, और ये सब आपके कमेंटेटर ने कहा, जैसे कहा कि 5 अर्बन सिटीज में ज़्यादातर हमारे सब केसेस हैं, और वहीं पे हैं जो डेंसिटी पॉपुलेशन की के वजह से इन्फेक्शन भी स्प्रेड होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब हमें ये स्ट्रैटेजीज निकालना पड़ेगा कि ये कोई गांव में ना फैले, यहीं पे हम क्या रोक सकते हैं कि नहीं, और कितनी हम इसका कोई रोक सकते हैं। तो इसलिए मेरे विचार में तो ये है कि और ज़्यादा टेस्टिंग करना है। कि मतलब मुझे मालूम है कि तेलंगाना में टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपके केसेस कम होंगे, और कम लगेगा तो पॉलिटिशियन के लिए अच्छा लगेगा कि हमने कंट्रोल कर दिया है। पर इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन है, और जो तंदुरुस्त हैं उनको इन्फेक्शन हो गया तो कुछ नहीं होगा, माइल्ड केसेस हैं। पर अगर कोमॉर्बिडिटीज हो, इम्यून सप्रेसेंट लोग हों, गरीब लोग हों, और उनको लग गया तो मौतें ज़्यादा हो सकती हैं, और हमें मौतों को कम करना है। तो उसके लिए टेस्टिंग इज द ओनली वे कि किसको हो रहा है और कौन है सिम्प्टोमेटिक, कौन है कि, और उनको जल्दी जल्दी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कल ऐसे ही टीवी प्रोग्राम में किसी ने कहा कि गुजरात में और महाराष्ट्र में ज़्यादा मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोग लेट आ रहे हैं। तो ये अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, क्विक ट्रीटमेंट इज द ओनली वे नाउ। ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो कोई इट्स नॉट रेलिवेंट, आई मीन मतलब रेलिवेंट तो है पर हो नहीं सकता है, उसको छोड़िए। पर कैन बी एनफोर्स मास्क वेयरिंग, और ये जो लॉकडाउन निकाल रहे हैं उसको थोड़ा मेरे ख्याल में रेगुलेट और ठीक तरह से करें कि ये पॉपुलेशन जो एग्रीगेशन होती है उसको कितना तक हम कम कर सकते हैं। टाइमिंग्स अलग से रखें, और जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, जहाँ तक और ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। ये जो फियर है, स्टिग्मा है, क्योंकि लोग कब उनको कोई इन्फेक्शन लगता भी हो तो बाहर आके टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल अब हमें एक ही रास्ता है, वो कितना तक हम टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कितना तक वो डिसेंट्रलाइज हो सकता है। अब मुझे कोई हॉस्पिटल में जाओ, लाइन में खड़े हो, टेस्टिंग के लिए दो, या प्राइवेट में 4,500 दो, तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो हमें ये जो डिसेंट्रलाइज के टेस्टिंग को इजी करें, हो सकता है कि पैसा खर्च हो पर उसी से हमारी फायदा होने की संभावना है, और ये कितना तक हम बढ़ा सकते हैं। आप कह रही हैं कि जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम लोग न बीमारी को न सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे बल्कि इसका दायरा भी समझ पाएंगे। तो अभी ये हमारे लिए बड़ा चिंता की बात अभी बनी हुई है कि इसका हम टेस्टिंग कैसे बढ़ाएं, क्योंकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो भारत में अभी भी लगभग 30 लाख के आसपास जो है वो टेस्टिंग हुई है, और पर मिलियन की अगर हम बात करें तो 2200, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख लोगों में हम 2200 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यह आंकड़ा अभी दूसरे देशों से थोड़ा कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच बाकी क्या तैयारी होंगी, डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर रवि, प्राइवेट हॉस्पिटल्स से सरकार ने सहयोग मांगा था, और इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी आगे बढ़कर कई जगह पर तो हमने देखा कि भाई 80% जो अपने बेड्स हैं वो रिजर्व किए गए कोविड पेशेंट्स के लिए। लेकिन अब बहुत जगह से शिकायतें मिलने लगी हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब मनमानी करने लगे हैं, रेट्स जो हैं वो उतने नहीं हैं जो वहन कर पाए एक आम मरीज। कहाँ गड़बड़ हो रही है सर? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी अपनी मजबूरी है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया। दिल्ली ने 20% जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो 50 बेड से ऊपर हैं, उसमें 20% जो बेड्स हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करवा दिए हैं। दिल्ली के अंदर अभी तक केवल 650 बेड थे, लेकिन अब इस प्रावधान के आने के बाद में 3200 बेड जो हैं दिल्ली को हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर केसेस बढ़े जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको बता दूं, पूरे अगर देश की बात करें 70 से 80% जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर से करते हैं। गवर्नमेंट केवल 20 से 30% हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। तो प्राइवेट सेक्टर के बिना तो काम आगे चल ही नहीं सकता, और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बिल्कुल इसके अंदर बहुत अहम है।
लेकिन एक चीज और बता दूं, सरकार ने यह भी कहा है कि कोविड पेशेंट से अब एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करेंगे, चाहे उसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा हो पीपी किट्स का इसका, लेकिन अब एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करेंगे। इस चीज को हम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ओनर्स हैं वो सब वेलकम करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा डिफर करूंगा, जहां तक महाराष्ट्र और बॉम्बे का तल्लक है, मैं आपको बताऊं मुंबई की पॉपुलेशन लगभग 1% है पूरे देश की, लेकिन उसके अंदर जो केसेस हैं वो लगभग 20% है पूरे देश के। और महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन लगभग 8 से 9% है पूरे देश की, लेकिन उसके अंदर 1/3 से ज्यादा केसेस हैं पूरे देश के। तो हमारे को यह समझ के चलना पड़ेगा कि जहां जहां पर केसेस का ज्यादा है वहां पर हम अपनी स्ट्रेटजीज को और तेज करें। यह बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है और ये रेशोज जो हैं ये काफी, अगर नंबर्स के हिसाब से रेशो लगाएं तो ये रेशोज भी काफी डराने वाली हैं, क्योंकि अगर इनमें डबलिंग रेट्स वगैरह लगा देंगे तो बड़ी जल्दी ये जो है प्रकोप बढ़ जाएगा। सिमिलरली दिल्ली में भी रेशो जो है वो काफी फास्ट बढ़ रहा है, गुजरात में भी बढ़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की भी अगर बात करें तो हमारे को, क्योंकि डाटा नेवर लाइज, हमें अपने डाटा के साथ में हमारे को चलना पड़ेगा। तो डाटा के हिसाब से मैं ये समझता हूं कि जिन जिन रीजन्स में, मैं आपको ये बता दूं कि 70% जो केसेस हैं वो केवल और केवल 4 स्टेट्स में है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, और उसमें से भी महाराष्ट्र टॉप पे है, दिल्ली में भी काफी केसेस हैं। तो ये हमारे को एक स्ट्रेटजी बनानी बड़ी जरूरी है कि जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर हम लोग एकदम स्पीयर हेड से सबसे पहले तो आत्ममंथन करें कि यहां पे किस किस चीजों की जरूरत है और उसके बाद उसको करें। दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट अ लग्जरी, इट इज मस्ट। सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम कहें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कोरोना को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग एक तरह से नीड है, ये मस्ट है और हम सबको फॉलो करनी चाहिए। इसके अंदर स्टेट्स के ऊपर और सेंटर के ऊपर हमें कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले अपना पर्सनल दायित्व भी लेना चाहिए। माना कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, बट इट इज ऑल्सो ए पर्सनल सब्जेक्ट। हम सबको अपना दायित्व लेना चाहिए। हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई और हैंड हाइजीन हो गई, रेस्पिरेटरी हाइजीन हो गई, इन सबको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और उसके बाद सरकार के जो भी नियम और प्रावधान है लॉकडाउन के या जिस एरियाज के अंदर हॉटस्पॉट है उनको हमारे को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। तो एक हम ऐसी त्रासदी से गुजर रहे हैं जहां पर भी एक मल्टी प्रोंग अप्रोच होगी, सेंटर का भी रोल आएगा, स्टेट का भी आएगा, डॉक्टर्स का भी आएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी आएगा और पर्सनल लोगों का भी इसके अंदर जो सहयोग है बड़ा जरूरी है, तभी हम इससे जीत पाएंगे। तो देश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर चल रहे हैं हमारे संक्रमित मामले या फिर कहीं चूक हो रही है? इस पर हम थोड़ा ठहर कर आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास हमारे देश में मामले पहुंचने वाले हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सुजाता मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज बताइए। और साथ ही साथ जो सरकार ने हालिया फैसले लिए हैं इकोनॉमी को खोलने के, फ्लाइट्स को खोलने का, ट्रेन्स का आवाजाही ज्यादा सुचारू रूप से चलाने का, इनको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहती थी कि ऑफ कोर्स कोई नहीं डिसएग्री करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, पर हमारे देश में हो सकता है, लागू हो सकता है। आप देखिए मिडिल क्लास जो एरोप्लेन्स में जाते हैं वहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन कर पाते हैं कि मतलब बीच का सीट और पीछे का रो को खाली रखें। और तो गरीब लोग जो 8 लोग 10 लोग एक छोटी सी जगह में रहते हैं, उनको क्या सोशल, धारावी में क्या सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करोगे? तो अभी ये कम्युनिटी में चला गया, जैसे महाराष्ट्र में और दिल्ली और गुजरात में। तो अभी ये सब मेनली हमें कंसंट्रेट करना है कि जल्दी से डायग्नोज और आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीटमेंट में रखें और मौतें कम करें। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, मेरे विचार में देखिए इकोनॉमी को हम बंद नहीं कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल है। ये नहीं कि हम अमेरिका की तरह बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है जो लॉकडाउन करें फिर भी वो रिकवर हो सकते हैं। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, तो इकोनॉमी को तो ओपन करना ही पड़ेगा। मैं तो ये लॉकडाउन से इतनी सहमत नहीं हूँ। तो करने के बाद पर मेरा ये विचार है कि जो भी हम कर रहे हैं, ओपनिंग अप जो कहते हैं, लिफ्टिंग जो लॉकडाउन जो कह रहे हैं, उसकी सीक्वेंसिंग ग्रेजुअल होनी थी। और मेरा ये लगता है कि थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं कि मतलब अब महाराष्ट्र देखिए, इतनी केस लोड से वो बॉम्बे में वो उसी को मैनेज कर रहे हैं और उनकी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। और वहीं पे आप ट्रेन भी ला रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी ला रहे हैं और फिर डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स को भी ला रहे हैं। कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, एक गवर्नमेंट को, कि ये सब जगहों से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम
सह सकें उसको, वो हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल एक के बाद एक थोड़ा-सा कैपेसिटी बिल्ड करते-करते धीरे से करने से कोई 10-15 दिन में हम इसको लॉकडाउन को लिफ्ट करते, तो मेरे मेरे विचार में थोड़ा और प्रैक्टिकल होता, क्योंकि काफ़ी मुश्किल आदमी स्टेज के वाइज माइग्रेन्स भी चले धीरे गए। धीरे अगर हम लॉकडाउन को ओपन करेंगे और उसके साथ साथ पैरेलली हमारी तैयारियां भी उसी हिसाब से चलती रहें, ये आप सजेस्ट करिए। डॉक्टर सांघवी, महाराष्ट्र को लेकर चिंताएं हैं और आपका महाराष्ट्र में काम करने का लंबा अनुभव है। क्या ऑप्शन बचता है सर महाराष्ट्र में, मुंबई में आपके हिसाब से? ऑप्शंस तो कोई अभी ज्यादा बचते नहीं है। इकोनॉमी जैसे सबने बताया खोलनी तो पड़ेगी, फेज वाइज मैनर्स में करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आज की तारीख में है कि जितना काम हो उसके लिए ही बाहर निकलना चाहिए। बेफजूल अगर घूम रहे हैं लोग तो वो सब बंद करना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट हमको और स्ट्रांग करना है। और जितना अभी पॉपुलेशन डेंसिटी है, सोशल डिस्टेंसिंग एक ही चीज है और जितना आवश्यक है उतना ही बाहर चले। लेकिन कुछ भी करें, इकोनॉमी तो ओपन होगी, फेज वाइज करेंगे और जैसे ही फेज वाइज इकोनॉमी ओपन होगी नंबर्स भी बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं बढ़ने वाले हैं, नंबर्स और बढ़ने वाले हैं। और मुझे एक दूसरी चीज यहाँ बतानी है कि जितनी टेस्टिंग हो रही है उसमें तो कोई शंका नहीं है, और भी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो रही है, जो हमने हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस मुंबई में देखी है, कि कितने जो पेशेंट्स पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं हो रहा है, और जितने भी पेशेंट्स नेगेटिव पाए जा रहे हैं उनमें सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जब उनके हम आगे की जांच करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, तो उनमें लंग्स में डिजीज पाया जाता है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि जो कोविड टेस्टिंग है वो उसमें भी काफी बार खामियां आती है और वो फूल प्रूफ नहीं है। और इसके वजह से जिनको सिम्टम्स है उनको इसका मतलब हम क्या निकालें सर? इसका मतलब आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली है, सॉरी मैं रोक रहा हूं आपको। इसका मतलब हम क्या निकालें कि अगर कोई आदमी नेगेटिव निकल रहा है लेकिन उसके लंग्स में इंफेक्शन अभी भी है, तो क्या जो कोविड का टेस्ट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है? डेफिनेटली प्रॉब्लम, यानी कि कोविड टेस्ट के हर एक टेस्ट के फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव्स रहते हैं। तो ये टेस्ट में भी अभी जो हिसाब से सभी अभी हर एक जगह पे हर एक लैब में अलग अलग टेस्टिंग ले रहे हैं। कोई जगह पे ओरल स्वैब्स ले रहे हैं, कोई जगह पे नेजल स्वैब्स ले रहे हैं। तो सब्जेक्टिव वेरिएशन आता है। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपने जैसे बताया, हम आज की तारीख में इतने पेशेंट्स देख रहे हैं जो कोविड नेगेटिव है, लेकिन डिजीज फैला हुआ है और कभी कभार ये डिजीज के वजह से उनकी मौत भी हो रही है, फिर भी वो नेगेटिव ही चलते हैं। और इसका मेन रीजन है कि उनकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम होने के वजह से डिजीज एकदम आक्रामक रूप ले लेता है, लंग्स में पूरी बुरी तरह से फैल जाता है। और फिर अगर उनको ये बेसिस पे बेड नहीं मिलते हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो इनके डेथ रेट बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जैसे हम कोविड टेस्ट पे ध्यान देते हैं, उतना ही अगर प्रेशर हम सीटी स्कैन पे अभी देते हैं कि मेरे पास आज एक पेशेंट खांसते हुए आ रहा है, उसको बुखार है, कोविड टेस्ट किया, कोविड नेगेटिव है, तो वो जो पेशेंट जाता है वो सस्पेक्ट कोविड की कैटेगरी में जाता है। तो आज सस्पेक्ट कोविड में जितना हमको इंटेंसिव ट्रीटमेंट देनी पड़ती है उतनी नहीं हम नहीं देते हैं। लेकिन यही पेशेंट्स जो है जिनके लंग्स अगर खराब होना चालू हो गए तो उनको और इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से वो पेशेंट की कैटेगरी को भी हमको इतना ही सीरियसली लेना चाहिए। और जैसा हमने पहले देखा कि कोविड नेगेटिव है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, टेस्ट कम कर दे, बिल्कुल ये कोविड नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन जो पेशेंट्स जो एक्चुअल कोविड नेगेटिव पॉजिटिव है वो डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रवि मलिक, आपको क्या लगता है, दिल्ली हो या मुंबई हो या अहमदाबाद हो या फॉर दैट मैटर इंदौर और भोपाल जैसे शहर भी हो जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, अब क्या रणनीति में ऐसा क्या बदलाव करें अब, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है, अब हमारे पास क्या बचता है?
देखिए, करने को तो बहुत कुछ है, सिर्फ यही है कि हम लोगों को जमीनी हकीकत के अंदर बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। इसके अंदर जरा सी भी केयरलेसनेस जो है उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है। मल्टी प्रोंग अप्रोच में एक तरफ तो प्रिकॉशनरी मेजर्स आ जाते हैं, जिसमें कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स को बचाएं, पुलिस पर्सनस को बचाएं, जो कि बिल्कुल फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर ही मरने लग गए, डॉक्टर ही बहुत बीमार हो गए, तो वो इलाज मरीजों का कौन करेगा, और बाकी कम्युनिटी स्प्रेड वगैरह ना फैले, इन सब चीजों का एक तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। दूसरी तरफ हमें क्यूरेटिव मेजर्स भी लेने हैं। क्यूरेटिव मेजर्स में यह है कि जो पेशेंट सिक हो रहे हैं, क्योंकि देखिए मौत का आंकड़ा भी बढ़े जा रहा है। दिल्ली के अंदर आज 30 मौतें हुई हैं, मुंबई के अंदर भी काफी, महाराष्ट्र के अंदर भी 2000 के ऊपर। तो ये जिस तरह से आंकड़ा मौत का बढ़े जा रहा है, उसमें हमारे को ये देखना बड़ा जरूरी है कि ये अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने लग जाएगा मौत का आंकड़ा, तो हमारे पास वेंटिलेटर्स होने चाहिए, क्यूरेटिव जो है मल्टीपैरा मॉनिटर्स होने चाहिए, आईसीयूज होने चाहिए, बेड्स होने चाहिए। ये सब चीजें हमारे को दिमाग में रखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जबकि एक अच्छी चीज ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर मौत के आंकड़े को एनालाइज करें तो एज कंपेयर टू यूएसए या दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज के हमारे मौत के आंकड़े कम हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जबकि हमने टेस्टिंग भी कम की है। दूसरा, हमारे को टेस्टिंग ज्यादा करनी चाहिए। 30 लाख की हम टेस्टिंग कर चुके हैं, थोड़ी और इसको बढ़ा देनी चाहिए। चौथी चीज ये बड़ी जरूरी है कि जो भी टेस्ट पॉजिटिव आता है वो किसी और को मत दे। पर्सनल दायित्व हमारा होना चाहिए। अगर डॉक्टर रवि मलिक को आज कोरोना है तो दूसरे को कोरोना ना देना, ये मेरी दायित्व बन जाता है, मेरी जिम्मेदारी बन जाता है। चाहे मैं उसमें मास्क रखूं, चाहे मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूं, चाहे मैं अपने पास ये लिख के रखूं कि मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट हूं, मेरे पास में कोई ना आए, चाहे मैं कुछ भी करूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोविड के साथ में स्टिग्मा भी अटैच्ड है। किसी अस्पताल में कोविड का पेशेंट आ गया, किसी घर में कोविड का पेशेंट आ गया, तो इस तरह से सोचते हैं। नेमिंग शेमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोविड भी एक बीमारी है जो कि साधारण बीमारी है, इसके साथ चलना चाहिए। तो समाज का जो हमारे को मेंटेलिटी है वो भी चेंज करनी चाहिए। रहा सवाल हमारी टेस्टिंग का, डॉक्टर रवि, ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली है, ये मानसिकता में बहुत ये बदलाव का आना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोरोना कोई पॉजिटिव आ भी जाता है तो उसको एक बीमारी की तरह लें। जो ठीक भी लोग हो रहे हैं, इससे रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, तो काफी ज्यादा है। और जैसा डॉक्टर रवि मलिक ने कहा, जो मोर्टेलिटी रेट है, जो फैटेलिटी है, वो बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में अभी भी नियंत्रित स्तर पर है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्टिंग बढ़ानी है, आइडेंटिफिकेशन जरूर होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द पता लगे कि कहाँ बीमारी है, उसका संक्रमण का केंद्र क्या है और आगे फैलने से इसे रोका जाए। चलिए, आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि मलिक, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सुजाता मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर पार्थिव सांघवी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो आज के आपके खबर आपका फायदा में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।